1982 में भारत सरकार ने भारत की विविध सांस्कृतिक कलाओं से दुनिया को अवगत कराने के उद्देश्य से दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देशों की राजधानियों में फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंतर्गत अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे। यह हमारे देश का कल्चरल डिप्लोमेसी में एक दुर्लभ प्रयोग था, जिसने भारत को सॉफ्ट पावर बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पपुल जयकर की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें देश के अनेकों जनजातीय कलाकारों को भी स्थान दिया गया। इसकी सफलता को देखते हुए देश के हर राज्य की राजधानी में एक मल्टी कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना निकाली गई, जिसके अंतर्गत भोपाल मध्य प्रदेश को भारत भवन मिला। नमस्कार, वेलकम टू द बीरा दास शो, where I take you through the fascinating cultures of cities, towns and art objects. अशोक वाजपेयी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इसका कार्यभार सौंपा गया, जिन्होंने जगदीश स्वामीनाथन को इसका निर्देशक बनने का निमंत्रण दिया। अशोक वाजपेयी एक विजनरी अधिकारी थे, जिन्होंने निजी एजेंडा या कार्यसूची के ऊपर उठकर स्वामीनाथन जी को पूर्ण स्वतंत्रता दी, ताकि वे भारत भवन को अपने पूरे स्वरूप तक पहुंचा सकें। स्वामीनाथन जी एक सेरेब्रल आर्टिस्ट कहलाते थे, यानी कि वे गहरी सोच वाले व्यक्तित्व रखते थे और दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ पेंटर थे। वे ग्रुप ऑफ 1890, जो कि कुछ कलाकारों का एक छोटा सा संगठन था, उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस ग्रुप ने सिर्फ एक एग्जीबिशन दिल्ली के ललित कला एकेडमी में 1963 में किया। इस एग्जीबिशन को देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने ओपन किया और ऑक्टेवियो पाज, जो मेक्सिको के एम्बेसडर टू इंडिया थे, उन्होंने इसका कैटलॉग लिखा। ऑक्टेवियो पाज स्वामीनाथन जी के घनिष्ठ मित्र थे और हिंदुस्तान से बहुत प्रभावित थे। वे नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के विजेता भी थे। स्वामीनाथन जी ने भारत भवन के रूपांकर म्यूजियम ऑफ आर्ट में अशोक वाजपेयी के साथ मिलकर एक नायाब कलेक्शन तैयार किया, जिसे आज भी देखा जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान की कला को मोड़ देने का सबसे महत्वपूर्ण कदम उनका मध्य प्रदेश में मंडला डिस्ट्रिक्ट के पाटनगर गांव में झंगर श्याम को खोज निकालना था। स्वामीनाथन जी नेहरू फेलो थे और बस्तर, जो उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था, कच्छ जो गुजरात में है, और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर के आदिवासी कला से परिचित थे। कलाकारों को खोजने के लिए कुछ टीम्स को बनाया गया, जिनका काम था मध्य प्रदेश के दूर दराज जाकर नए टैलेंट को खोज कर लाएं। एक टीम जिसका नेतृत्व भारत भवन के सुपरिचित कलाकार विवेक जी कर रहे थे, उनको पाटनगढ़ भेजा गया। वहाँ उन्होंने दीवार पर कुछ कलाकृतियाँ देखी, उसकी संभावनाओं को पहचाना और फिर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जिसको उदयन वाजपेयी ने अपनी किताब नरेटिव ऑफ अ ट्रेडिशनल गौंड पेंटिंग जंगड़ कलम में इस कला को जंगड़ कलम कहा है। प्रधान गौंड जनजाति ने ऐसे चित्र पहले कभी नहीं बनाए थे, पर ऐसा लगा जैसे हमेशा बनाते रहे हों। जंगड़ श्याम भोपाल आ गए और स्वामीनाथन जी ने इस कला को पनपने के लिए पूरी व्यवस्था की। जंगड़ श्याम को तनख्वाह
पेंटिंग करने को दी जाती थी और उनको प्रिंटिंग सेक्शन में काम करने की आज़ादी दी इत्यादि। जंगल श्याम का पहला विदेशी एग्जीबिशन 1988 में जापान के कुछ शहरों में किया गया, जिसे स्वामीनाथन जी, हक्कू शाह और ज्योतिंद्र जैन ने क्यूरेट किया था। तीनों क्यूरेटर्स हिंदुस्तान की सांस्कृतिक क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे, जिन्होंने दुनिया में भारत की स्वदेशी संस्कृति को पहचान दिलाने में योगदान दिया था। आर्ट ऑफ द आदिवासी इंडियन ट्राइबल आर्ट का एक बड़ा एग्जीबिशन था और फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एक हिस्सा था। उसे जापान के 4 शहरों में दिखाया गया था। अखिलेश जी, जो अपने आप में कंटेम्प्रेरी आर्ट के बहुपरिचित कलाकार थे, स्वामीनाथन जी के आग्रह पर इन कलाकारों के साथ गए थे। इसका नतीजा यह रहा कि जंगल श्याम का काम वहां से आने के बाद 1998 में दिल्ली क्राफ्ट म्यूजियम में भी दिखाया गया। लेकिन पॉम्पिड्यू सेंटर पेरिस का एग्जीबिशन 100 मैजिशियन de la Terre जंगल श्याम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें 5 ट्राइबल आर्टिस्ट को चुना गया था, जिसमें वर्ली के कलाकार के नहीं पहुंचने से जंगल श्याम को बहुत जगह मिली, जिससे वे अपना वर्चस्व या इम्प्रेशन बना पाए। प्रकाश अतुल ने, जो यहाँ से उनके साथ गए थे, अपने एग्जीबिशन के फोटोग्राफ से पश्चिमी दुनिया को इस कला के इम्पैक्ट से पहचान करवाने में सफल हुए। उस समय दिल्ली में स्थित मिशेल क्रीट्स, जो जंगल श्याम के चाहने वालों में से एक थे और कलेक्टर भी थे, वे यहाँ से एग्जीबिशन में शामिल हुए। औरंगिता दास की किताब जंगल सिंह श्याम, द एन्चेंटेड फॉरेस्ट पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स फ्रॉम द क्रिट्स कलेक्शन को रोली बुक्स ने 2017 में पब्लिश किया। माई क्रिट्स के कलेक्शन पर आधारित यह किताब पर हमारा आज का एपिसोड आधारित है। जंगल श्याम की सफलता ने पाटन के परदान गौनों में कला को जन्म दिया और कलाकारों की एक झड़ी सी लग गई। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे ये जनजाति हमेशा से यह काम करती आई है। वहाँ की महिलाएं, बच्चे सब रंगों से खेलने लगे, जिससे दुनिया के आर्ट क्रिटिक्स और आर्ट हिस्टोरियंस कंफ्यूज हो गए कि अपनी गैलरीज और म्यूजियम में इस कला को ट्रेडिशनल आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, ट्राइबल आर्ट या फोक आर्ट की कैटेगरी में और किन चित्रकारों के समकालीन रखें। नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा 2013 में सकाहान इंटरनेशनल इंडिजिनस आर्ट शो रखा गया, जिसमें 18 आर्टिस्ट के 150 आर्टवर्क प्रदर्शित किए गए। जंगल श्याम के अलावा इसमें उनके काम से प्रेरित मयंक श्याम, सुरेश सिंह धुर्वे और वेंकट सिंह श्याम को भी प्रदर्शित किया गया। जंगल कलम का स्कूल अब स्थापित हो गया था। स्वामीनाथन जी के प्रयोग और अशोक वाजपेयी के प्रयास ने हिंदुस्तान की कला में एक नई टहनी जोड़ी है, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में नीचे तक जाती हैं। हमारे साथ आज जंगल श्याम और स्वामीनाथन जी तो नहीं हैं, परंतु उनके प्रयासों से उत्पन्न अनेकों कलाकार आज हमारे साथ हैं, जिसमें से कुछ इन कला को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, नए रास्ते खोज रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को नई दिशाएं दिखा रहे हैं। कुछ तो उस्तादों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे एक कलाकार से हम अपने वार्तालाप के अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे।
प्रधान गौड़ों की इस ऐतिहासिक यात्रा में जो गायन से शुरू होकर कलाकृतियों की विस्तृत संसार में प्रवेश कर चुकी थी, उसमें एक नया चैप्टर जो और विस्तृत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पेंटेड सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, द हाइब्रिड फ्लावरिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी प्रधान गौड़ आर्ट नाम की एग्जीबिशन वेलेस्ली कॉलेज के साउथ एशियन स्टडीज प्रोग्राम के अंतर्गत द डेविस म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर यूएसए में 2010 में दर्शाई गई थी। उसी प्रोग्राम में जॉन बोल्स, जो एक अमेरिकन आर्ट हिस्टोरियन हैं, उनकी किताब भी प्रकाशित हुई जिसमें इस कला को अच्छे से समझाया गया है और उससे जुड़ी कहानियों को भी सुनाया है। प्रधान गौड़ कहानियों को बाना नामक वाद्य के साथ गा कर सुनाते थे। बुढ़िया गैया रकरा दे बिजरा, बरोबर भाई बुढ़वा बैला झाका तावारा, जब सुंदर काया माया के रे जल बरसन, जब बरसी से वहा बेरा मगा हरिया जजहारना, चारा पानी की रे भैया हरियर पर गैरा, पेट भर गाय बच्चा चारा चारा हो, अतना दुना के सूखे रहा भूखे रहा। हाँ बस समय में मोट ताज है गई लक्ष्मी माता का, ओहो अतना दिना के भूखे प्यासे लक्ष्मी राजा। ये कहानियाँ उनके देवी देवताओं की, जंगल की, जानवरों की कहानियाँ होती थी। इस वाद्य को और उससे निकली आवाज और कहानियों को देवता स्वरूप माना जाता था, जिसे जजमान शुभ कार्य में बुलाकर गाने को कहते थे। अंत में दान दिया जाता था, जिससे प्रधान गौड़ का जीवन चलता था। समय रहते जंगल खत्म हो गए और जजमान भी गए। चित्रकारी में ये इन्हीं गानों को रंगों से कागज और दीवारों को भरते हैं। रंगों से भरपूर इनके चित्रों को स्वामीनाथन जी कहते हैं, ये फिजिकल रियलिटी या जो दिख रहा है उसे नहीं दिखाकर अपनी एक पैरेलल यूनिवर्स दिखाते हैं। ये 2D में एक पूरी अपनी दुनिया को समेटकर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें देवी देवताओं का वास है। यहाँ पेड़, पशु, पक्षी एक दूसरे का हिस्सा हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। सब जीवित है। आने वाले एपिसोड्स में हम इन कलाओं पर और भारत भवन से जुड़े कलाकारों पर नजर डालेंगे। आशा है आप जरूर आएंगे।